जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, के टी इक्वल टू ए नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम, ये होता है। और हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर में टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर में, ये होता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट फार्मूले है, याद करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एंड टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी कि यहाँ पर इनिशियल या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है टी हाफ। एवरेज लाइफ होगा इक्वल टू 1 अपॉन के, या फिर ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ को, टी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर में इस प्रकार लिया जाता है, ए से अगर बी है तो ये मान लो ए है, शुरुआत में ये 0 है, ए माइनस एक्स आएगा, ये आएगा एक्स, तो के टी इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये लिया जाता है। और अगर ए 100 लेते हो तो ए माइनस एक्स, ये 100 माइनस एक्स कर देना। और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे के टी इक्वल टू 2.303 log ऑफ, अगर वॉल्यूम दे रखा है वीन अपॉन वी टी, ठीक है, प्रेशर का दे तब ये बनाया जा सकता है 2.303 log ऑफ पी नॉट अपॉन पी टी। बट इसमें ये ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखने की बात है, क्योंकि सभी जगह ऐसे नहीं कर देना है, इसलिए मैंने ये लिखा आया था कि आप ऐसा ना कर दो। पी नॉट आएगा अपॉन 2p नॉट माइनस पी टी, ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब देखो nth ऑर्डर के लिए क्या आएगा, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए लागू नहीं होता है, ध्यान रखने की बात है। के, ठीक है, टी करो, n-1 करो इक्वल टू, ठीक है, अब कर दो 1 अपॉन ए माइनस एक्स, इसकी पावर n-1 कर दो, माइनस ऑफ ए की पावर n-1 कर दो, ये के n ऑर्डर के लिए कर देते हैं, तो ये लागू होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो टी हाफ होगा वो डायरेक्टली या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है कि ए की पावर n-1, सब जगह n-1 ही करना है। ठीक है, इस टाइप का अगर सवाल आए तो ऐसे कर सकते हो, जब ये वो डबल ट्रिपल इसमें मल्टीप्लाई में नहीं आए तो आप क्या करो, इस टाइप का एक रेट मानो, फिर इसमें ये वैल्यू पुट करो, इस टाइप से बनाओ, ये एक्स और वाई ऑर्डर को मानो, बस उसके बाद ये डिवाइड करो इसको, इन दोनों को, फिर इन दोनों को करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और सॉल्व करो। आर एन इस इक्वेशन होता है के इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर को या कांस्टेंट बोल दो। ठीक है,
तो इसको अगर दो चीज़ें दी हुई हो तो log k2 अपॉन k1 इक्वल टू हो जाएगा, ये जो वही होता है जो डेल्टा एंस लेते हैं 2.303, ठीक है, r 1/t1 माइनस 1/t2, ये फॉर्मूला होता है। ये देखो कोलोइडल सिस्टम में क्या क्या होता है। अगर डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड के अंदर गैस मिला दी जाए तो फॉर्म बनता है, उसको फॉर्म बोला जाता है। अगर लिक्विड के अंदर गैस मिला दी जाए तो फॉर्म बनता है। एग्जांपल देख लो, व्हिप्ड क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, सोडा वाटर फोर्थ हो गया। और अगर सॉलिड के अंदर गैस मिला दी जाए तो सॉलिड फॉर्म बनता है। तो एग्जांपल कॉर्क, प्यूमाइस स्टोन हो गया और फोम रबर हो गया। और अगर गैस के अंदर लिक्विड मिला दिया जाए तो एरोजोल बनता है, जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया। और लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला दिया जाए तो इसे इमल्सन बोला जाता है, ठीक है, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम। और अगर सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला दिया जाए, ठीक है, तो सॉलिड इमल्सन बनता है, जिसे जेल बोला जाता है, जेल बनता है। जेल कब बनता है? सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला होगी। तो बटर एक जेल है, चीज़ ये जेल है, ठीक है। गैस के अंदर अगर मैं सॉलिड मिला दूं तो स्मोक बनता है, जैसे डस्ट इन एयर होता है। और लिक्विड के अंदर अगर मैं सॉलिड मिला दूं तो सोल बनता है। इसको तो याद हो, ये तो याद कर ही सकते हो। देखो जो मीडियम वो मैंने पीछे लिखा है, और सोल SO यहाँ लो और L ये इसका लो तो सोल बन जाएगा। पिंक हो गया, पेंट हो गया, इंक हो गया, ये सब देख सकते हो। स्टार्च, रबी, ग्लास, गोल्ड, डिस्पर्सिंग ग्लास, अलॉयज, रॉक सॉल्ट। अगर सॉलिड के अंदर मैं सॉलिड मिला दूँ तो सॉलिड सोल बनेगा, जैसे एग्जाम्पल हो गया साल्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं लियोफिलिक कोलोइड्स एंड लियोफोबिक कोलोइड्स। लियोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है, मान लो ये है, ये है, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट है, ये क्या कि इसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, मतलब बॉन्ड मजबूत होता है तो इसको फिलिक बोला जाता है। और ये मान लो बॉन्ड मजबूत नहीं होता है या इसके तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होता है तो लियोफोबिक बोला जाता है कोलोइड। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है। आप देख सकते हैं कि लियोफिलिक के पार्टिकल्स कैरी नो लिटिल और नो चार्ज। इसमें होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इसमें जनरली सॉल्वेटेड होता है, नो सॉल्वेशन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, घुलता नहीं है। लियोफोबिक में क्या है, घुलता नहीं है, और इसमें क्या है, घुल जाता है आराम से। और घुलता है मतलब इसका मतलब है विस्कोसिटी हायर होगी, ठीक है। ये देख सकते हो। ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, और ये डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, यानी कि जो लियोफिलिक होता है टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, जबकि लियोफोबिक होता है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। अब देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, इसकी क्या कंडीशन है कि वो एक टिंडल इफेक्ट शो करेगा। पहली कंडीशन है, जो अपन इसमें मान लो सॉल्वेंट लेते हैं और इसमें जो पार्टिकल अपन डालेंगे, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट दिखना चाहिए कि हाँ काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि सेम है या बहुत कम डिफरेंस है, नहीं, काफ़ी चीज़ अलग होनी चाहिए। और इसमें जो अपन लाइट यूज करेंगे, इसकी जो लैम्डा होगी और इस जो अपन पार्टिकल ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए इस लैम्डा से, कि लैम्डा की मान लो किसी की लैम्डा है इतनी और पार्टिकल बहुत ही दिखते ही नहीं हो, इतने छोटे यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कैटाफोरेसिस क्या होता है, मान लो किसी सोल है, सोल में अपन जो एक पोटेंशियल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके कारण ये मूवमेंट होता है,
या इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। बस। इलेक्ट्रोओस्मोसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोओस्मोसिस वो चीज़ होती है जब पहले तो वो सॉल्व का मूवमेंट होता है तब, अब अगर सॉल्वेंट यानी कि जो मीडियम अपन लेते हैं वो मीडियम खुद मूवमेंट करने लग जाता है, अगर हम किसी कोई पोटेंशियल यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोओस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ मीडियम। ये है हार्डी-सूर्जे रूल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लो कोई सॉल है, नेगेटिव है, तो इसमें क्या है, हम जो प्रेसिपिटेटिंग पावर कौन होगी, पॉजिटिव वालों की देखी जाएगी, जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव वो ज़्यादा होगा। तो प्रेसिपिटेटिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा इन तीनों में, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये हो जाएगा, फिर ये, फिर ये। अब मान लो कोई पॉजिटिव सॉल लेते हैं तो प्रेसिपिटेटिंग पावर किन की आएगी, नेगेटिव वालों की आएगी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये हार्डी-सूर्जे रूल था। प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, ये लियोफिलिक के लिए होती है। रूबी नंबर इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ होती है, एक तो केसीएन याद रखो, ठीक है, और कलर के लिए होता है कलर, केसीएन याद रखो, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है तो होता क्या है केसीएन। इट इज़ द मास, ठीक है, रूबी नंबर इज मास इन मिलीग्राम्स ऑफ अ कोलोइड per 100 cc of solution, which just prevents the color change of standard sol of di-Congo rubin from red to violet when it is gram added। होमोजेनाइजर होता है, इससे इमल्सन बनाया जाता है, ठीक है, ये मेथड होता है होमोजेनाइजर, या फिर इसको मिल बोल सकते हैं, कोलोइडल मिल। कोलोइडल मिल होती है जो इमल्सन, इमल्सन किन का होता है, दो चीज़ों का होता है, दो लिक्विड का होता है, ठीक है, तो दो लिक्विड का जो होता है उसको होमोजेनाइजर बोला जाता है, कोलोइडल मिक्सर। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, कंसनट्रेटेड HNO3 अगर 1 ले तो कंसनट्रेटेड HCl3 लेंगे, दोनों ही, ठीक है, दोनों ही कंसनट्रेटेड है HNO3 HCl 1:3 रेशियो में। याद करने के लिए HCl HCl 3 वर्ड है, 3 वर्ड है तो 3 ये लेंगे, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस, ये P4 होता है और स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में इसकी एंगल होता है 60 डिग्री और इसको हमेशा ही पानी में रखा जाता है, इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन वाटर। याद करने के लिए पानी कैसा होता है, वाइट कलर का ही होता है, ठीक है, चारों ओर, ये हो गया चारों ओर पानी ही पानी है, ठीक है, चारों ओर पानी ही पानी है। P4 हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर हो गया चारों ओर पानी ही पानी है, और P4 का हमें पता है टेट्राहेड्रल ही होता है स्ट्रक्चर और 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। और जो रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस है उसको सब्लिमेशन किया जाए तो वेपर बनेगी, और फिर वेपर का कंडेंसेशन करेंगे तो वाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस को याद रखो, कंडेंसेशन करेंगे, फिर ये सब्लिमेशन, फिर वेपर, फिर कंडेंसेशन, फिर वाइट बनेगा। मेटालिक या फिर अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, ये बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है इजीली, ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली जब तक बहुत स्ट्रांगली हीटेड नहीं किया जाए, ठीक है। और ये मेटालिक नाम से तो मेटालिक प्रतीत होता है, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉस्फोरस whose structure is definitely known, ठीक है,
डेफिनेटली नोन। ओनली कौन सा ब्लैक फॉस्फोरस है जो नोन है? ओनली बीटा है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी होता है, बेंजीन की टाइप का ही होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये एंगल होता है 99 डिग्री। फिर इससे पी और जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे से बनती रहती है। सेम वैसे ही होता है जब बेंजीन होता है वैसे ही। यानी कि ये जो ये एक फॉस्फोरस रहता है 3 अन्य फॉस्फोरस से जुड़ता है, ठीक है। ये वाला भी देखो 3 अन्य से जुड़ेगा। और ये जो बॉन्ड होते हैं, ये सारे बॉन्ड होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। अगला है स्कारलेट फॉस्फोरस। ये फिजिकल यानी कि दिखने में तो होता है रेड फॉस्फोरस की तरह, ठीक है। और जो रिएक्शन यानी कि केमिकल होता है उसमें ये वाइट फॉस्फोरस की तरह होता है, ठीक है। केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो वाइट फॉस्फोरस की तरह होती है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो रेड फॉस्फोरस की तरह होती है। आगे है वॉयलेट फॉस्फोरस। ये होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है बस। PH3 ये होता है फॉस्फीन। ये इसका यूज़ किया जाता है होल्म्स सिग्नल में, जो बड़े बड़े जहाज वगैरह डूब जाए तो होल्म्स सिग्नल दिए जाते हैं। अब एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर या फिर ऑक्टाहेड्रल सल्फर या फिर अल्फा सल्फर। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है S8 होता है साइक्लिकल, और ये CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में सोलुबल होता है, और यह 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। अगला है मोनोक्लिनिक सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर या फिर बीटा सल्फर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिकल S8 के रूप में होता है, जैसा अल्फा सल्फर का होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मोड ऑफ पैकिंग होता है, स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन मोड ऑफ पैकिंग होता है वो अल्फा सल्फर से डिफरेंट होता है। और यह 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव टेम्परेचर पर यानी कि इससे ऊपर टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, और इसको बनाया जाता है रोम्बिक सल्फर को गर्म करके। मेल्ट किया जाता है रोम्बिक सल्फर को यानी कि अल्फा सल्फर को, तब ये बीटा सल्फर बनता है, ठीक है। और ये भी CH2 में सोलुबल होता है। गामा सल्फर, गामा सल्फर है, इसका स्ट्रक्चर भी साइक्लिक S8 के रूप में होता है, और यह बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों हिस्से ही ज़्यादा पैक्ड होता है, और गामा सल्फर धीरे धीरे अल्फा और बीटा फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगला है कोलोइडल या फिर डेल्टा सल्फर होता है, ठीक है। और इसको बनाया ऐसे जाता है, HNO3 लिया जाता है, H2S लिया जाता है, फिर ये कोलोइडल सल्फर बन जाता है, ये निकल जाता है। दूसरा मेथड H2S और SO2 का है, फिर ये बन जाता है कोलोइडल या फिर डेल्टा सल्फर। याद करने के लिए देखो, बाकी वाले में तो S8 स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, और इसमें कोलोइडल में डेल्टा सल्फर है, ये S है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो ये डेल्टा बन जाएगा। FeSO4.7H2O ये होता है ग्रीन विट्रियोल, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये है पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल्स एसिड, ये याद रखो, मार्शल्स एसिड, ये नाम होता है H2S2O8, H2S2O8, ये होता है मार्शल्स एसिड, और इसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डबल साल्ट्स।
फर्स्ट नंबर, कार्नेलाइट, सेकेंड इज मोहर साल्ट, थर्ड इज पोटास एलम। अब इन सब के फॉर्मूले देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्नेलाइट का हो गया KCl.MgCl2.6H2O। पूरा का पूरा फॉर्मूला याद करना है, वाटर के कितने मोलिक्यूल है वो सब याद करने हैं। कार्नेलाइट का फॉर्मूला हो जाएगा KCl.MgCl2.6H2O। अब देखते हैं मोर का होता है FeSO4, H2SO4 होता है वैसे ही NH4, इसका भी ये भी सेम ही है फॉर्मूला SO4, ठीक है, .6H2O। ये हो गया मोर साल्ट। अगला है K2SO4.Al2 होल थ्राइस SO4.24H2O। आगे देखो, केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है जो ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके ऊपर ब्रैकेट के बाहर या ऊपर कोई कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक ही प्रकार के जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए लिगेंड होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में होते हैं जो सेंट्रल से जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, जिनके पास एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम केवल एक डोनर एटम ही पार्टिसिपेट करता है या जुड़ता है मेटल आयन से, ठीक है। ये इस प्रकार के हो गए। नाइट्रो बोला जाता है NO2 को, साइनो CN को बोला जाता है, SCN को थायोसाइनो बोला जाता है, इसको नाइट्रिटो या आइसोसाइनो, इसको आइसो थायोसाइनो। अंदर थ्योरी बोलती है, मान लो कोई कंपाउंड है, अब इसके जो ये सेंट्रल मेटल है, इसकी जो ये वाली है, ये वाली होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसको बोला जाता है। और बाहर जो होती है यहाँ पर, ठीक है, उसको बोला जाता है, या ये वाली है इसको बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी। तो पता चल गया होगा कि सेकेंडरी वैलेंसी किसको, अंदर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर होगी वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और बाहर वाली हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी। ये देखो कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। इसमें देखो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, बाहर वाले, बाहर कितने 3 है तो ये प्राइमरी वैलेंसी 3। अंदर देखो अंदर कितने 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6 इस चीज़ में। अब इसमें देखो बाहर कितने 2, तो प्राइमरी वैलेंसी 2, अंदर कितने हैं 5 ये और एक ये 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब इसमें देखो बाहर कुछ भी नहीं तो प्राइमरी वैलेंसी 0, अंदर कितने 3 और 3 कितने 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। अगर इस प्रकार का दे दे, ऊपर चार्ज है दे रखा है, तो प्राइमरी वैलेंसी वही होती है जो यहाँ पर होती है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी 2, और सेकेंडरी वैलेंसी जो अंदर कितना है 6 है, तो 6 हो गया। अब देखो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा ही आयनिक फॉर्म में होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आयनिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल में दिए, H2O जुड़ता है तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, Cl जुड़ जाता है अंदर की ब्रैकेट के अंदर ही Cl जुड़ जाता है तो आयनिक भी होता है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिखाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जांपल के लिए देख लो, FeH2O6 2+, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसके 6 हो जाएंगे। एंड जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यह ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है,
ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ये वाली नॉन डायरेक्शनल होती हैं और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये सेफ दिखाती है, ठीक है, ये वाली कोई सेफ नहीं दिखाती है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इनका, तो ये सेफ दिखाती है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर न्यूट्रल किसी से भी सेटिस्फाई हो सकती है। और प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। एग्जांपल देख सकते हो प्राइमरी वैलेंसी का, देखो कुछ भी ले लो, CONH3 6, ठीक है, ये Cl3, तो ये बाहर क्या है, क्लोरीन, ये Cl- होता है, तो इसलिए नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। अब देखो वर्नर थ्योरी की जो एप्लीकेशन है वो समझते हैं, और क्वेश्चन यहीं से आता है। देखो इसमें नंबर ऑफ आयंस बताओ, इस पहले वाले में ये फर्स्ट और ये जो सेकंड है इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं देखो, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आयंस देखो, इसको ब्रेक करो, कैसे हो गया, PTNH3 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4 आएगा और 4Cl-, यानी कि नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, एक तो ये हो गया, 4 ये हो गए, तो 5 हो गए। और सेम इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मान लो इसकी रिएक्शन में AgCN से करवाता हूँ, तो फर्स्ट वाले में AgCl कितने बनेंगे, जो बाहर आयन होते हैं ना, कितने, 4 है, तो 4 AgCl बनेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें कितने बनेंगे सेकेंड वाले में 2 है यहाँ पर, तो 2 AgCl बनेंगे, ठीक है। अब देखो कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी है किस में ज़्यादा होगी, जिसमें आयंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितने हैं, 5, सेकेंड वाले में कितने हैं, 2, तो फर्स्ट वाले की ज़्यादा हो जाएगी कंडक्टिविटी। अब देखते हैं VBT, वैलेंस बैंड थ्योरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी हम ट्रिक बताते हैं निकालने की, ठीक है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दी है और सबके मैंने एटॉमिक नंबर भी लिख लिए है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ से 21 से लेकर 30 तक ये 3D आएगा और 4s आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखो, आगे जस्ट इसका उल्टा लिख दो, स्केडियम का होगा तो 21 दे रखा है, ठीक है, तो 21 का उल्टा कर दो, ये 4 और 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें भर दो, 4s2, वैसे 2s में पूरा भरेगा तो 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, ये वाला आगे कर दो। अब किसी का भी निकालो, ये मैंगनीज का निकालो, 25 है, इसका उल्टा कर दो 52, यानी कि 3d5 और 4s2, इस टाइप से बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख लिया है। अब मान लो कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है, अगर उसमें 3D सीरीज़ है या फिर 4D या 5D सीरीज़ है तो इसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा वो देखते हैं। अगर इन कंपाउंड में से है कोई भी, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज होगा क्योंकि ये वीक है। और अगर सेंट्रल एटम 3D वाले सीरीज में इसके अलावा कोई भी हो अदर देन जैसे
NH3 हो गया, CN हो गया, CO हो गया, कोई भी हो तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअरेंजमेंट कुछ भी बोल दो, होगा। और अगर 3D और 4D और 5D है तो भी होगा ही होगा। ठीक है। अब देखो इनमें क्या याद कैसे करें बगैर, तो कुछ नहीं करना है। जो 3D सीरीज आए, 3D सीरीज में अगर फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2O हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बाकी सभी में चेंज होगा। ये बस एक ध्यान रख लो कि इन पांचों में से कोई आए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और बाकी कुछ भी आए तो चेंज होगा। ठीक है। रेस्ट ऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो मैंने बना दी है ऑर्बिटल। ठीक है, सबके बना दिए, N-1D, NS, NP और ND। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आई तो कैसे भरोगे, उसका कन्फिग्रेशन ये होगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि D में 1 है, यानी कि D में 1 इलेक्ट्रॉन आए तो ऐसे भरोगे। अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 1 2 भरोगे। ठीक है। और 3 आ जाए तो 1 2 3। ठीक है। D3, D4 आ जाए तो कैसे भरोगे। अब D4 में 3 तक ही भरने हैं अपन को D में। ठीक है, वापस 1 2 3 भर देंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। ठीक है। D में होते 5 ऑर्बिटल है, लेकिन 3 ही मैक्सिमम अपन भरेंगे। ये बात याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और D5 आ जाए तो सेम वही, 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है। 6 आ जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 3 भरने हैं ऑर्बिटल, और 6 तक तो डबल तक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब भरते हैं 7 तक। अब देखो D7 आ जाए तो क्या करोगे, 1 2 3 भरने होते हैं सब में। ठीक है, 4 5 6 भर दिया है। ठीक है। 7वां यहाँ आएगा अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या फिर 5 है तो यहीं आएगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन, जो 7वां इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो। और अगर D8 है तब 1 2 3 तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 6 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 7वां अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है तो 7वां तो यहीं आते हैं। 8वां कहाँ जाएगा, 8वां यहाँ नहीं आएगा, 8वां इसी में ही पेयर हो जाएगा। ये मैं ऑर्बिटल बता देता हूँ, इसी में ही पेयर हो गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। और अगर इसमें ही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 8वां इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये ब्लॉक 7 और 8। अब इसमें पेयर नहीं होगा, 4 5 थे तो उसमें वापस पेयर हो जाएगा। 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ इसी में ही आएगा, जबकि 7वें में क्या था, 7वां इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थे तब यहाँ शिफ्ट हो गया था, जबकि इसमें शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये उसी ऑर्बिटल में जो N-1 था उसी में ये आ रहा है, लेकिन पेयर नहीं हो रहा है। अब देखो 9th इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे,
1 2 3 4 5 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 7 और 8 वो भी भर देते हैं, ठीक है। ये बना देते हैं। 7 8 और 9, 9वां इलेक्ट्रॉन यहीं भरा जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ बनेगा। कैसे, वो पूरा बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, 7 और 8 हो गया, ठीक है। अब 9वां इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 9वां आ जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या फिर 5 है। और D10 का तो सबसे इजी है, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 और 10, ठीक है। अब एग्जांपल्स लेता है इसके, ठीक है। एक एग्जांपल से ही सब समझ में आ जाएगा। ये FeCN6-4 है। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। Fe का x प्लस 6, Cn का -1 होता है, इक्वल टू -4 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर Fe है वो +2 में है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका उल्टा कर दो तो 62, यानी कि 3d6 4s2 हो जाएगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर +2 है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 और 4s0 में, ठीक है। अब देखो जो लिगेंड है वो क्या है, Cn है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और H2 में से तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 3D में भरा जा रहा है। 3D में आए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 4D और 5D में आए तो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। केवल इन चीज़ों में और ये 3D में आए तब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, अब देखो, अभी बताया था 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 भर दिए हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक S का है, 3 P के हैं, और यहाँ D के 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3D 4S 4P और 4D। हमें कितने चाहिए, लिगेंड 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 6 हैं, तो 6 चाहिए ऑर्बिटल। 2 ये हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और 6 चाहिए, 3 ये हो जाएंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या आएगा, D के कितने हैं, D के 2 हैं, S का कितना 1 है, और P के कितने 3। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया है। और सारे ही पेयर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो n × n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो म्यू कितना आ जाएगा इसका, 0, यानी कि कोई मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करेगा। और इस जो को ये आया है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, निकल CO4। पहले तो कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखते हैं। CO, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि निकल है, इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 0 है, ठीक है। और निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है 28, इसको उल्टा कर दो 82,
यानी कि 3d8 4s2 और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन भरने कितने 10 है। 10 में 10 का जो फॉर्मूला होता है अपने जो पीछे देखा था रीडिस्ट्रीब्यूशन का, वो देख लो बस। और यहाँ पर क्या है, CO है। CO है मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2 में से नहीं है, तो रीअरेंजमेंट होगा। पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन तो सीधे ही भर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 तक भरे जाता है, 4 5 6 भरे जाते हैं। फिर पर यहाँ तो 10 7 8 9 और 10 भर दो। ये 3D 4S 4B 4D, ये तो पूरा भर गया है। खाली लेने हैं 4 लेने हैं ना, तो 4 2 1 ये ले लो, 3 ये ले लो, तो क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा। सभी पेड़ है, इसका मतलब म्यू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। डायमैग्नेटिक है, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा, और sp3 से क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और एग्जांपल ले PtCl4, ठीक है, -2। देखो सीरीज क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3D, ये होता है 4D, और ये हो जाएगा 5D। ये 5D से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। ठीक है, यानी कि अगर निकल का पता है तो हम प्लेटिनम का निकाल सकते हैं। निकल का क्या होता है, निकल होता है 28 नंबर पर, 28 का 82 उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि 3D8 और 4S2 होता है। ठीक है, तो बस सीरीज चेंज कर दो, यहाँ पर 5D8 कर दो, ठीक है, और या फिर n लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे 3D8 कर दो। ठीक है, 3D8 कर दो, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो प्लेटिनम का, x + 4 - 1 = -2, x = +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कौन से, जो यहाँ पर 6s2 आएगा, ठीक है, ये जो है 6s2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि 8 भरे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल बनाते हैं, ये कितना जगह 5D, ये हो गया 6S 6P और 6D, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, भरने कितने, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड देखो, क्लोरीन है, तो आप सोच सकते हो Br और H2O के बारे में सोच सकते हो, लेकिन ये तब होता है जब 3D में भरा जाता है, और यहाँ पर भरा जाता है 5D। 4D और 5D आए तब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर यहाँ पर लिगेंड को नहीं सोचना है। ठीक है, लिगेंड का तब सोचा जाता है जब 3D होता है तब, तो 5D आ गया है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। कैसे करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 तक तो भरे जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 5D है तो 7 और 8। हाँ, तो बस 4 कोऑर्डिनेट्स नंबर है, तो 4 ले लो, एक ये ले लेंगे, D का एक S का ले लेंगे, P के 2 ले लो, P2, ये हाइब्रिडेशन आ गया DsP2। अब देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, x + 6 - 1 = -4, यानी कि +2। Fe की तो +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe26 होता है, उल्टा कर दो 62, तो 3D6 और 4s2 +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3D6 और 4s0 हो गया। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
और ये जो लिगेंड है वो वीक है, क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन है, यानी कि कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। आ रहा है समझ में? कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये 3D है और वीक है और क्लोरीन आ रखा है, तो कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन भरना चाहो वैसे भर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6 भर दिए हैं। कितने वैकेंट चाहिए? 6 चाहिए वैकेंट। एक तो ये हो गया एस का, 3 पी के, 2 डी के, ये एवरेजेशन हो जाएगा। म्यू निकालना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4√4 + 2, ये हो जाएगा है, यानी कि 4 × 6, ये आ जाएगा म्यू। अनपेड है मतलब कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, शेप देखना चाहते हो, शेप भी देख सकते हो इस ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन से। और देखो TiH2O 6 + 2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसका, H2O तो ये तो न्यूट्रल होता है, तो Ti का जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो +2 हो गया है। ठीक है, कितने नंबर पर होता है? एटॉमिक नंबर 22 होता है। उल्टा करोगे तो भी 22 ही बनेगा, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे डी, ये हो गया 3d2 4s2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन +2 है तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 3d2 4s0। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने 2, 1 और 2 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन लेना होता है ना, तो हमें पता है हमें 3 ये मिनिमम लेने होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस वाले को ब्लैंक छोड़ेंगे और डी के मैक्सिमम 2 ही ले सकते हैं, तो डी ये लेंगे D2, एक एस का लेंगे, 3 पी के लेते हैं ये, तो ये वाला बनेगा। ऐसा जब भी वैकेंट बन जाए ना, तो स्केडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया। ठीक है, वेनेडियम तक तो ये जो खाली रहेगा ना वही लेना है, 3 तक, 3 के बाद ही मैक्सिमम जो इस वाला ये वाला 3D वाला डी है ना, इसमें हमेशा ही मैक्सिमम डी के 2 ही ले सकते हैं। वैकेंट रहेगा तो इस टाइप से अगर वैकेंट का केस आता है तो वैकेंट को छोड़ देंगे। और एग्जांपल देखो, NiCN4 -1 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यानी कि +3 आ रहा है, और निकल होता है 28 नंबर पर, तो 82, यानी कि 3d8 4s2, 3 निकालने हैं, 2 तो ये निकल जाएगा और 1 इसका निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 3d7 4s0। ठीक है, 3D सीरीज है। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? 4 है, 4 और 5 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहीं भरा जाता है। ठीक है, तो एवरेजेशन देखो, 1 डी का, 1 एस का, 4 लेने हैं ना, तो 2 पी के आ जाएंगे, DsP2 हो जाएंगे। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका म्यू निकाल सकते हो। और देखो एग्जांपल, मान लो ये निकल है, H2O है 6 और +3 पोजीशन में है, ये तो न्यूट्रल है, 0 है, तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +3 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3d8 4s2 होता है, 3 निकालना है, 2 ये निकल जाएंगे, 1 ये निकल जाएगा, 3d7 4s0 हो जाएगा। देखो ठीक है, ये 3D हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने? 7 भरने हैं, तो 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है, 1 2 3 4 5 6।
अब 7वां भरने के लिए मुझे लिगेंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 आए तब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है? 7वां यहाँ भरा जाता है। अगर यहाँ पर 6 की जगह 4 होते या 5 आता, ठीक है, तो कहाँ कोऑर्डिनेशन 4 या 5 होता तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहीं भरा जाता। लेकिन इस केस में अभी यहाँ नहीं भर रहे, यहाँ भर रहे हैं। अब चाहिए कितने? 6 चाहिए। एक तो ये रहा डी, एक ये रहा एस, और 2 ये रहे, 2 ये D2 हो गया, एक एस का हो गया, और 4 हो गए हैं, 2 ये ले लेते हैं, 3 ये चाहिए, ये हो गया D2SB3। अब देखते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये जो रिपल्सन की वजह से इसमें जो हायर एनर्जी आ जाती है, मान लो ये होता है डी वाला, ठीक है, जब रिपल्सन हो जाता है तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है ऐसे, ठीक है, फिर ये वापस डिवाइड हो जाता है ऐसे, इसको T2G बोला जाता है। T2 का मतलब ट्रिपली डीजेनरेटेड, ठीक है, T का मतलब ट्रिपली डीजेनरेटेड, और EG ये हो गया EG, ठीक है, ये डबली डीजेनरेटेड, EG होता है डबली डीजेनरेटेड, ये हो गया ट्रिपली डीजेनरेटेड, ठीक है। G का मतलब होता है जी रेड, और जी रेड होते हैं जहाँ पर सिमेट्री होती है, ठीक है, इस टाइप से होता है। अब ये होता है सेंट्रल लाइन, इसका जो डिफरेंस होता है ये +0.6 होता है, इसका जो डिफरेंस हो जाए ये हो गया -0.4 हो जाएगा डेल नॉट, ठीक है। और ये जो होंगे ये होता है DXY, DYZ, DZX, और ये वाले होते हैं DX² - Y² और DZ², इस टाइप से होते हैं। ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब टेट्राहेड्रल का देखते हैं। टेट्राहेड्रल के लिए देखो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो ऑक्टाहेड्रल होता है ठीक है, T2G और AG, ये ऑक्टाहेड्रल तक का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये टेट्राहेड्रल में यहाँ से शुरू होता है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 भागों में, ये चला जाता है DX² - Y² और ये DZ², Z वाला नीचे आएगा, ये भी 2 भागों में बंट जाता है, DXY, Z वाला नीचे आएगा ना, DXZ और DYZ नीचे आएगा, और DXY ऊपर आएगा, Z वाला नीचे आएगा, ये भी नीचे है इन दोनों में, और इन दोनों में Z वाला नीचे है, जिस जहाँ Z होगा वो नीचे आएगा। अब एनर्जी ऑर्डर देखो, एनर्जी ऑर्डर ऑक्टाहेड्रल में कैसा था? EG ग्रेटर देन था T2G से, और टेट्राहेड्रल में देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैसे आएगा? सबसे लोअर एनर्जी किसकी है? DXZ बराबर होगी DYZ की, फिर हायर एनर्जी आएगी DXY की, फिर हायर एनर्जी आएगी DZ² की, फिर हायर एनर्जी आएगी DX² - Y² की। और अगर स्क्वायर प्लेनर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, ये वाला हटाओ और ये वाला हटाओ, इसको यहाँ लिखो, DXY ये आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा DZ²। अब ये ऑर्डर हो जाएगा हायर एनर्जी का, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल होता है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है एब्सेंट होती है, यानी कि जी रेड नहीं होता है, तो इसको T2 लिखा जाता है और E लिखा जाता है, पीछे G नहीं लिखा जाता है।
और टेट्राहेड्रल के लिए ये इस टाइप से बनता है डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिट होता है। ये उल्टा हो जाता है 3 2, ये हो गया ई, हो गया T2, इस टाइप से बनता है। और यहाँ आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये तीनों तो ऊपर चले जाएंगे, नीचे ही आ जाएंगे। अब है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और ये मान लो वीक लिगेंड है, तो ये क्या करता है, ऐसे होता है। तो ये जो एनर्जी होती है डेल नॉट, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, यानी कि ये तो ये चीज़ें होती है, इन सब के अलावा अगर कोई भी हो तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या करता है, ये जो डेल जी है ना, इस गैप को इंक्रीज़ कर देता है। ये इस वाले फोटोग्राफ को ऐसे बना देता है, देखो डायग्राम है, ये गैप बढ़ा दिया है तो मान लो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं D4 में। ठीक है, गैप बढ़ा दिया है तो अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं पाएगा, गैप बढ़ गया है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं वापस आ जाएगा। तो ये इस टाइप से स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है। और वीक लिगेंड में तो जंप कर सकता है क्योंकि गैप वही रहता है, गैप कम हो जाता है वीक में, तो जो नॉर्मल होता है ना उससे भी कम हो जाता है, तो आराम से जंप करके इस इलेक्ट्रॉन में चौथा इलेक्ट्रॉन भर जाता है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है डेल्टा और नॉट होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है, और इसमें जस्ट वीक वाले में उल्टा हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी वो ज़्यादा होती है इस एनर्जी गैप से। अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी उसके एप्लीकेशन देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन देखते हैं, हाइब्रिडेशन बगैर कैसे निकाला जाता है। देखो एग्जांपल लो, FeH2O6, ठीक है, और +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की एनर्जी +2 है। ये हो गया 26 हो गया, यानी कि 62, तो 3D6 4S2, 2 निकालने हैं, निकाल दो तो क्या हो जाएगा 3D6 4S, 0 हो गया है। ठीक है, अब देखो बनाओ CFT का, इसका ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल तो ये बनेगा, T2 जो नीचे रहेगा, EG ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन विरोध कितने बनने, 6, 1 2 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा कैसे भरोगे, चौथा देखने के लिए लिगेंड देखो क्या है, H2 क्या है, वीक है मतलब डेल्टा जी है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी से है, यानी कि इजीली ऊपर जा सकता है यहाँ पर। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, पांचवा, ये 5 हो गया। ठीक है, और ये रहा छठा। जब ये लिगेंड वीक होता है ना तब ऊपर चला जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है हाई स्पिन। ठीक है, हाई स्पिन बोला जाता है। और ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वीक लिगेंड है। और हाइब्रिडेशन डी के तो सारे भर गए हैं यहाँ पर, देखो एक भी खाली नहीं है। फिर क्या रहता है, 4S रहता है, 4B रहता है, 4D रहता है। ठीक है, लेने कितने हैं, 6 लेने हैं। एक है इसका P के 3, ये P, और D के 2, sp3d2। और म्यू निकालना है, कितने अनपेड है, 1 2 3 4, तो 4 + 2, ये आ जाएगा म्यू। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो FeNH3, ठीक है, 6 + 2 है, ये तो न्यूट्रल है 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। Fe26 होता है, उल्टा करो लो 62, 3D6 4S2, +2 है, 2 निकाल दो यहाँ से, तो 3D6 4S, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बनाओ इसका,
ये T2G, ये EG, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने कितने, 6, 1 2 3 भर दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लिगेंड देखो NH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2 में से नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो डेल्टा G नॉट कितना ज़्यादा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर यहीं भर जाएगा। तो 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन भर के हैं। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगा। डी के पड़े हैं 2, ठीक है, लेने कितने 6, 2 डी के पड़े ये रहे, ठीक है, 2 डी के ले लिए, एक एस का आ जाएगा एस, और तीनों के ये P3 के DsP2, ठीक है। अब म्यू निकालना है, कोई भी अनपेड नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ हम जो डी ले रहे हैं वो इनर वाले के ले रहे हैं, इसलिए हो जाएगा ये इनर, ठीक है, ऑर्बिटल, इनर वाला ऑर्बिटल ले रहे हैं ना, इसे कॉम्प्लेक्स। अगर डी वाले यहाँ वाले और लेते, जैसे अभी इससे जस्ट पीछे वाला एग्जांपल लिया था, उसमें यहाँ वाले अपन ने डी लिए थे, तो ये तो इसलिए वो हो गया था आउटर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल ले रहे कॉम्प्लेक्स। अब वापस देखते हैं CFSE, जो सिस्टम एनर्जी थी, वो फॉर्मूला बनता कैसे है, फॉर्मूला बनाते हैं। क्या होता है, ये गैप कितना था, -0.4 डेल्टा नॉट होता है, और ये होता है +0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब होता है CFSE इक्वल टू, नीचे वाला लो, नीचे वाला कितना है 0.4, ये माइनस का है, ठीक है, NT2G हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऊपर कितना है 0.6, ठीक है, N और EG का है, ठीक है, और ये हो गया डेल्टा प्लस ये पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर जो N का मतलब है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन T2G में, और यहाँ पर है N जो है टोटल इलेक्ट्रॉन किसमें, EG में कितने हैं, वो है टोटल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड पेयर्ड सारे टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं। और ये जो वाला N है, इसका मतलब है पेयर्ड कितने हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो ऐसा बन जाता है, ऐसे आता है, तो पेयर्ड 1 है, तो यहाँ पर N की जगह 1 आएगा। इसके एग्जांपल देखो कैसे होता है। मान लो कोई ये कॉम्प्लेक्स है FeNH3 6+2, ठीक है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या आएगा, 3d6 4s0 है, ठीक है। अब बनाओ इसका CFT बनाते हैं, ये 2, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल है, और स्ट्रॉन्ग है तो कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, लो स्पिन में ही रहेगा, हाई स्पिन नहीं जाएगा, क्योंकि वीक होता है तो हाई स्पिन में जाता, 4 5 6। अब फार्मूला CFSE का क्या होता है, ये हो गया -0.4 डेल नॉट, ये हो गया +0.6 डेल नॉट, ठीक है, -0.4, N कितना है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्लस 0.6, N यहाँ पर EG में N कितना है, EG में 0 है, इंटू 0, ठीक है, यहाँ पर डेल नॉट प्लस पेयरिंग कितना है 1 2 3, 3 पेयर है तो 3p। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो यह आ जाएगी। आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म में पहला देखते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल में देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसा होता है, कुछ नहीं होता है, ये मान लो एग्जांपल लो CONH3 6, ठीक है, और CrNO2 6, ठीक है, ये दोनों लिए है, कुछ नहीं है इसमें, तो कैटायन
केटायन और एनायन दोनों ही ये लिगेंड से होंगे, यानी कि दोनों ही ब्रैकेट में होंगे, तो ये स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ये केटायनिक पार्ट है, ठीक है, और ये एनायनिक पार्ट है, दोनों ही ब्रैकेट में है देखो, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। अब देखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये कब होता है? जब वाटर लिगेंड के रूप में काम करता है। H2 होता है वो लिगेंड होता है, ठीक है, या फिर उसको आयन एक्सचेंज भी करवा सकते हो, काउंटर आयन और वाटर को। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से आसानी से समझ में आता है। H2O, ठीक है, ये 6 हो गया और Cl3 है, ठीक है। ये एक हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करता है, और इसको एक्सचेंज भी करवा सकते हो। एक H2O बाहर लाओ, एक Cl अंदर लेके आओ, देखो Cr H2O, अब 5 हो जाएगा, एक Cl अंदर आ गया, ठीक है, और ऊपर बाहर Cl2 रह जाएंगे और H2O रह जाएगा, तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। और देखो, और ये अंदर लाओ, एक बाहर निकालो, Cr H2O 4 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, और बाहर एक Cl हो जाएगा और 2H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कब होता है? जब लिगेंड है ना एम्बिडेंटेड हो, ठीक है, लिगेंड एम्बिडेंटेड हो, तब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। एग्जांपल देखो, Cr H2O 4, ठीक है, SCN ये एम्बिडेंटेड होता है, ठीक है, और NO2 ले लिया, ये भी एम्बिडेंटेड होता है, और यहाँ Br। अभी इसका और बनाओ, कैसे बनाओगे? H2O डाल दिया, ठीक है, 4 हो गया। अब SCN को क्या लिख सकते हो? NCS लिख सकते हो, ठीक है, और NO2 को ऐसे ही रख दो एक बार तो, और Br हो गया है, और Cr H2O 4 और NCS डालो, और N2O को क्या लिख सकते हो? ONO लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, और बार Br, ये लिंकेज है। लिंकेज एम्बिडेंटेड हो तब ये आइसोमेरिज्म शो करता है, लिंक। अब देखते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये कब होता है? जब ये जो काउंटर आयन होता है वो डिफरेंट होता है, तब ये होता है। एग्जांपल देखो आप, CONH2, ठीक है, NH3 4 लिया, और Br2, और काउंटर आयन Cl है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक Br अंदर लिया तो बाहर निकाल देता हूँ, और Cl को अंदर ले आऊँ, CONH3 4 BrCl, ठीक है, और बाहर Br आ गया। तो ये क्या शो करा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी तक कर रहे थे स्ट्रक्चरल, ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले करते हैं, और जिन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, वो GI शो नहीं करते हैं। फैक्ट है। क्यों नहीं करते हैं वो तो आपको भी पता है। मान लो कोई मेटल है, ये लिगेंड है, ठीक है, और एक लिगेंड यहाँ रख दूँ, तो ये इनके बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री होता है, और ये सबके बीच में सेम ही है। कितना ही चेंज कर लो, घुमाओगे, जो में GI शो नहीं करेगा। लेकिन ये तब शो नहीं करता है जब शेप टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है तब शो नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है लेकिन शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है, तब शो करेगा। कैसे? देखो, मेटल है, ये A, ये भी A, ये भी, ये भी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये स्क्वायर प्लेनर है, और ये दोनों 90 डिग्री वाले दोनों एक साइड में है, तो ये हो गया सिस, ठीक है। और अब देखो, ये मेटल, ये A लिया, ये A लिया, ये B लिया,
ये बी लिया। अब एक जैसों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो और दोनों अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांस। ये एग्जिबिट कर रहा है जीआई सिस और ट्रांसफॉर्म के रूप में। अब देखते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कैसे बनता है। देखो ये सेंट्रल एटम है, A4 B2 यहाँ से शुरू होते हैं, यानी कि MA6 ये शो नहीं करता है, ठीक है। MA5B ये भी शो नहीं करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ से शुरू होते हैं और ये कितने एग्जिबिट करते हैं, 2 एग्जिबिट करते हैं। अब क्या करो, सेंट्रल एटम ये रहा, A4 B को अलग कर दो, B और C कर दो अलग अलग, ये कितना करेगा, ये भी 2 करेगा, ठीक है। अब क्या करो, ये तो अलग अलग B हो गया स्प्लिट, अब A को और कम करो, A3 कर दिया, B3 कर दो, ये कितना करेगा, ये भी 2 करेगा, ठीक है। अब देखो A सेम रखो, B को स्प्लिट कर दो, B2 कर दो, एक C कर दो, ये कितना करेगा, ये 3 करेगा, ठीक है। अब देखो A3 B2 था, B2 को क्या करोगे, तीनों ही अलग कर दो, B C और D, ठीक है। ये कितना करेगा, ये 400 करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक खत्म हो गया, अब A को और कम करना पड़ेगा, A2 कर दो और B को क्या करोगे, और B को 4 कर दूं, तो ये तो सेम ही है जो पहले आया था, 2 ही करेगा और क्या करेगा, तो ये तो काटो, A2 B2 और C2 ये बनेगा, तो ये करेगा 5, ठीक है। अब अलग अलग करता रहो, A2 B2 और CD कर देते हैं, तो ये कितना है, क्या 6, ठीक है। A2 B को BC कर दो और ये तो इसको D और E कर दो, ये कितना शो करेगा, ये 9 करेगा, यानी कि 2 कितना आया है, 3 बार 2 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आएगा 9। और देखो अब ये 2 था, अब सारे अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा 15 अगर सभी अलग अलग है तो। अब देखो कुछ और है, अगर लिगेंड ऐसा दे रखा है ए, ये ए और ए है और ये B2, 6 हो गए टोटल, तो ये भी आएगा 2, ठीक है। और अगर सेंट्रल एटम ए है, B को तोड़ो, BC कर दो, ये भी 2 शो करेगा। और अगर दोनों को ही चेंज कर देते हैं तो ये भी 2 शो करेगा, ठीक है। और ए का क्या मतलब है, ये डाई डेंटेड लिगेंड है। डाई डेंटेड का क्या मतलब है, मान लेते हैं NH2, ठीक है, CH2NH2, यानी कि दोनों ही एक जैसे होते हैं, उसको डाई डेंटेड नहीं बोला जाता, उसको बाई डेंटेड बोला जाता है। और दोनों ही अलग अलग होते हैं तब डाई डेंटेड लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। डाई डेंटेड लिगेंड हो गया है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी, 2 2 2, फिर 3 4 5 6, फिर आएगा 9, फिर 15, फिर 2 2 2, ये सीरीज बनेगी। और इस टाइप का आता है, दोनों ही ए है, तो ये शो नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं एक और होता है A3 B3 टाइप का कुछ आता है तब, ठीक है। ये बनता है, इसका डायग्राम देखो कैसे बनता है, ठीक है। अब A
ए और ए, ठीक है, और बी बी बी, यानी कि ये दोनों तो सेम प्लेन में हो गया और ये अलग में हो गया। तो इस टाइप का होता है, तो इसको बोला जाता है फेशियल। फेशियल करा रहे हैं, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है FAC लिखा जाता है, ठीक है। और अब देखो, अगर तीनों ही एक ही प्लेन में आ जाए, ठीक है, एक ही प्लेन में कैसे आएगा, देखो इसको B लिख लेता हूँ, इसको A A A, ये B, ये भी B, तो ये तीनों ही एक ही प्लेन में आ गए हैं। एक ही प्लेन में आ गए तो इसको मेरिडियनल बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में MER बोला जाता है। अब स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल तो हो गया है, ठीक है, GI तो कंप्लीट हो गया है। अब स्टीरियो में ही ऑप्टिकल देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4 और टेट्राहेड्रल हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। और यही GI भी शो नहीं करता था, जो टेट्राहेड्रल होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, तो वो GI भी शो नहीं करता था, और ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और जो स्क्वायर प्लेनर होता है ये भी शो नहीं करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं शो करता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है इसमें, इसकी वजह से ये शो नहीं करता है। यानी कि जो GI है वो टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है, स्क्वायर प्लेन शो करता है, ठीक है। जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल भी शो नहीं करता है और स्क्वायर प्लेनर भी शो नहीं करता है। अब देखते हैं जिसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसको देखते हैं। इसमें भी वो इंडेक्स बनेगी, इंडेक्स सेम ही है, ठीक है। जैसा कहाँ से शुरू हुआ था, MA4B2 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो उसका जो बना देते हैं, शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, पहले 4 शो नहीं करेंगे, फिर 1 शो करेगा, फिर 1 शो करेगा, फिर 2 शो करेगा, फिर 6 शो करेगा, फिर 15 शो करेगा। उसमें भी लास्ट में एक बार 15 आया था, ठीक है। फिर पीछे 3 थे जिसमें 2 2 2 आए थे, अब इसमें 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये रहता है। अब इसी में ही एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये दे रखा है AA2 B3 B2, ठीक है, इस टाइप का दे रखा है। तो इसमें सिस और ट्रांस बनते हैं, कैसे बनते हैं देखो, ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। अब एक ये A वाला, एक ये A और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें और एक ये हो जाएगा, A कितने हैं, 4 है, B 2 है, ये B और ये B, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सिस, ठीक है। और अगर अब देखो इस टाइप से बन जाता है, B ऑपोजिट में आ रहा है, ये A इन दोनों को मिलाओ, ये भी A ये भी A, इन दोनों को मिलाओ, अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रांस। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, इसकी वजह से ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कौन सा, ट्रांस वाला। अब देखो इसको जो बनाएंगे तो एनेंशियोमर नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सेम ही वैसा बनेगा जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो जो फाइनल चार्ट बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखो GI के लिए क्या ऑर्डर था, 2 2 2, 3 बार 2 थे, फिर 3 4 5 6, फिर 9 और 15, फिर 3 बार 2, ठीक है। ऑप्टिकल के लिए क्या था, 4 बार 0 था, ठीक है,
फिर था 1 1 2, और पीछे भी यही रिपीट होगा 1 1 2, ठीक है। और यहाँ 6 से 15 का 15 है, ऊपर भी 15 नीचे भी। अब स्टीरियो, स्टीरियो दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ा 2 आया, इन दोनों का भी 2, इन दोनों का भी 2, इनका 3, इनका 5, इनका 6, इनका 8, इनका 15, इसका 30, इसका 3 3 3, ये आएगा। इसका 4 है, 4। अब देखो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये देखो एग्जांपल है PT NH3 2 Cl NO2। यूँ तो काफ़ी मुश्किल लग सकता है, तो आप अपना फॉर्मूला बनाओ। M, ये हो गया A2 B और C, यानी कि 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है 4 लिगेंड है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है ही, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, GI शो कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। NH3 होता है, इसको अमीन लिखा जाता है, 2 M आएंगे, याद रखना। और मान लो कोई भी ये ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो NH2, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो AM एक ही M आएगा, ठीक है। NH3 है तो अमीन आएगा, अमीन 2 M आएंगे, और इस टाइप का कोई भी आ जाए तो 1 M आएगा। EN होता है CH2 NH2 CH2 NH2, इसको बोला जाता है EN का मतलब है इथेन 1 2 डाई AMINE, यहाँ पर डबल M नहीं आया है, ठीक है। बाईपाई का मतलब है बाईपिरिडीन, इस टाइप से बनता है। ये से जुड़े हुए होते हैं बाईपिरिडीन। और TN होता है, जो EN में होते हैं 2 होते हैं, इसमें 3 हो जाएंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बना देते हैं CH2 CH, ठीक है, NH2 हो जाएगा NH2, इस तरह से बनता है। और जो एनाइनिक लिगेंड होगा, उसका IDE हटाकर उसको IDO कर देना। जैसे ये हो गया हेलाइड, ठीक है, ID आता है पूछे हेलाइड, तो हेलाइडो कर देना, ठीक है। H माइनस से हाइड्राइड होता है, तो इसको हाइड्राइडो, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एटम की नेमिंग, अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है या फिर कैटायनिक है, तो जो नेम होता है, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखेंगे, ठीक है, क्रोमियम ही लिखेंगे। और अगर नेगेटिव है लिगेंड अपना, जो नेगेटिव है ये वाला, तो सेंट्रल एटम मान लो क्रोमियम है तो क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है, ATE पीछे लग जाएगा। और IUPAC नेमिंग में कैटायनिक पार्ट को पहले लिखा जाता है, फिर एनायनिक, ठीक है। कैसे, वो एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी एग्जाम्पल करवाते हैं, सब समझ जाओगे। एक Cr लिख दिया, NH3 कर दिया, यहाँ पर 3, ठीक है, H2O, ये भी 3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर Cl3।
अब देखो Cl3 क्या है, 3Cl माइनस है, माइनस है मतलब ये अपना जो कॉम्प्लेक्स है प्लस है, केटायनिक है, तो इसका नाम पहला आएगा और लास्ट में इसका नाम आएगा, क्योंकि ये एनायनिक है, केटायनिक का नाम पहले आएगा। अब इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड दो है, एक NH3 है, एक H2 हो। NH3 को क्या बोला जाता है, AMMINE, ठीक है। H2O को बोला जाता है एक्वा, AQUA। अब देखो अल्फ़ाबेट ए कॉमन है, एम पहले आता है, तो जो पहले आएगा उसका नाम आएगा पहले, ठीक है, यानी कि अमीन का नाम पहले आएगा। तो अमीन पहले आएगा तो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में आएगा, ये ट्राई, क्योंकि 3 है यहाँ पर, ट्राई, कोई स्पेस नहीं आएगा, AMMINE, ठीक है। ट्राई के साथ ही अमाइन है और पहला वर्ड लेटर है वो कैपिटल लिखा है। अब दूसरा लिगेंड क्या है, एक्वा। एक्वा कितना है, 3 है, तो ये भी साथ में ही, ट्राई, AQUA, कोई स्पेस नहीं है अभी तक। अब लिखेंगे सेंट्रल एटम, क्या है, क्रोमियम है। अब क्रोमेट लिखना है या क्रोमियम, इसके लिए ये देखो यहाँ पर कितना है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो क्रोमियम का क्रोमियम ही आएगा, तो ये हो गया क्रोमियम। अगर नेगेटिव होता तो क्रोमेट आता। अब देखो ये क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पर X+3, अमोनिया का कितना होता है 0, ठीक है, +3 H2 का कितना 0, प्लस क्लोरीन का देखो -1 होता है, इक्वल टू 0 कर दो, तो X कितना आ गया +3, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ और रोमन में 3 लिखो। तो अब तक कोई स्पेस नहीं दिया था, तो अब एक स्पेस दो। अब एनायन का नाम लिखो, एनायन क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोराइड। यहाँ पर 3 क्लोराइड नहीं लिखना है, ठीक है, या ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिंपल सा क्लोराइड लिखना है स्पेस देकर, तो ये इसका नाम हो गया है। अब इसका नाम देखते हैं, SO4 है, SO4 होता है 2- होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो अपना केटायनिक है, पॉजिटिव है, तो नाम पहले लिखा जाता है लिगेंड। लिगेंड क्या है, ये है, ये वाला तो 3 है, 3 है तो ट्रिस ब्रैकेट बनाओ, इसका IUPAC नाम क्या है, एथेन, ठीक है, 1,2 डाई AMINE, एक M ही आएगा, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिगेंड हो गया। अब सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर क्या है चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव है, जैसा नाम है वैसे लिखेंगे, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कोबाल्ट की क्या आएगी, अब निकलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 2 है, ठीक है, इस पूरे को 2 मान लो, सरल तरीका है, वैसे बेसिक से भी कर सकते हो आइडिया से, फिर भी जिनको नहीं आता है उसके लिए है। तो पूरा होल 2 करना है, ये कोबाल्ट का निकालना X+3 ऑफ EN का कितना होता है 0, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 3 ऑफ SO4 के कितना है -2 होता है, ठीक है। अब इसका निकालो, ये तो 0 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा 2X इक्वल टू, बराबर नहीं करना है, प्लस में करना है, इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। X कितना आ गया प्लस, ये -6 करो, +3 में आएगा, तो यहाँ पर डालो ये 3। अब बस स्पेस दो, ठीक है, स्पेस दे दिया। सल्फेट, ना तो ट्राई लिखना है ना सल्फेटो। सल्फेटो किसके लिए लिखा जाता है, ये लिगेंड होता है तब लिखा जाता है, ये लिगेंड थोड़ी है, ये तो काउंटर आयन है, काउंटर आयन जो नाम है वही लिखेंगे, सल्फेट बस। अब इसका नाम देखते हैं, जब 2 कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो ये केटायन होता है, ठीक है, ये एनायन होता है, ठीक है, केटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसमें पहले नाम लिखेंगे, ठीक है, इसमें पहले लिगेंड का, लिगेंड कितने 2, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल डाई, फिर अमाइन डबल M आएंगे, ठीक है। अब लिगेंड खत्म हो गया। अब सेंट्रल एटम का देखो, सेंट्रल एटम
और Ag है, Ag क्या प्लस है, प्लस को तो इसको सिल्वर लिखा जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करो और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। अब स्पेस देंगे, ठीक है। अब स्पेस दिया तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स का नंबर पहले आएगा, तो क्या आ जाएगा, स्पेस देंगे। अब कैपिटल लेटर नहीं आएगा, स्मॉल लेटर आएगा, डाई, ठीक है। अब इस ये है साइनाइड, ठीक है। लिगेंड का नाम लिखना है, ऊपर चार्ज क्या था, माइनस है तो साइनाइड का क्या हो जाएगा, साइनाइडो, ठीक है। अब लिखना है किसका, इसका नाम सेंट्रल एटम क्या है, सिल्वर है, लेकिन नेगेटिव है तो नाम चेंज होगा, पीछे 8 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अर्जेंटेट, ठीक है। अर्जेंटेट हो गया है। अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी, तो इसका निकालो, x निकालना है, +2 साइनाइड का -1 होता है इक्वल टू -1, ओवरऑल चार्ज देख रखा है, x बराबर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। तो ये नेमिंग हो गई है इसकी। और एग्जांपल देखो, CONH3 4H2O Cl2, ये सवाल है, ठीक है। ये Cl माइनस होता है तो ये प्लस है, ठीक है। तो पहले इसका नाम पहले आएगा, ठीक है। इसमें देखो पहले लिगेंड है, 1 2 3 लिगेंड है, तो जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से लिखा जाएगा, तो ये है अमीन आएगा, ठीक है। देखो नाम आएगा टेट्रा हो गया अमीन, ठीक है। अब एक्वा क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ये हो जाएगा क्लोरिडो, ठीक है। ये लिगेंड के नाम हो गए। अब इसका नाम रखिए सेंट्रल एटम, क्या है, कोबाल्ट पॉजिटिव है तो 8 नहीं आएगा, ठीक है, तो कोबाल्ट ही आएगा। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेज है वो निकालो, देखो कैसे निकालोगे, इसका x प्लस 4NH3 का 0 प्लस H2O का 0 प्लस Cl का -1 प्लस 2Cl का -1 इक्वल टू 0, निकालो इसका क्या आएगा, x इक्वल टू +3, तो ये हो गया 3। अब स्पेस देंगे और क्लोराइड लिख देंगे, क्लोरिडो क्लोरिटेट कुछ भी नहीं है, क्लोराइड, ये नाम हो गया इसका। और देखो एग्जांपल, ये K4 लिया है, ZnOH4, ठीक है। इसको तोड़ो, 4K प्लस है, ये प्लस है तो ये वाला माइनस है, ठीक है। पहले नाम आएगा केटाइन का इसका नाम पहले लिखो, ये 4 नहीं है 2 है, और ये क्या चीज़ है, काउंटर आयन है, चाहे आगे हो या पीछे हो, काउंटर आयन होता है, ठीक है। काउंटर आयन के आगे ट्राई डाई कुछ भी नहीं लिखा जाता है, तो ये 2 है फिर भी डाई नहीं लिखे जाएंगे, सीधा नाम पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया। अब देंगे स्पेस, ये रहा स्पेस, ठीक है, लिखना नहीं है, ऐसे डैश नहीं करना है, बस स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अब इसका नाम लिखेंगे जो एनानिक पार्ट है, एनानिक में पार्ट में पहले लिगेंड का 4 है तो टेट्रा, स्मॉल लेटर में ही टेट्रा। अब OH लेना है, यहाँ पर नेगेटिव है तो हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। अब जिंक का नाम, अब जिंक आएगा, जिंकेट आएगा, देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो जिंकेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Zn की x प्लस 4 OH की -1 होता है इक्वल टू
ऊपर चार्ज कितना आएगा, ऐसे नहीं निकालनी, ओवरऑल निकालनी है हमें। पोटेशियम कितने लगे हुए, 2 पोटेशियम लगे हुए हैं, +1, प्लस जिंक का निकालना है, +4OH -1 = 0 करना है। अब इसका निकालो, ठीक है। 2 + x + 4 = 0। x बराबर कितना है, -2, तो यहाँ पर 2 बना दो, ये +2 है, यहाँ पर ये -4 है, ये +2 है, ये नाम हो गया है पूरा। और एग्जांपल देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, CO, ठीक है, Cl2 En 2 ये प्लस लगे, ये क्या प्लस पहले ही दे दिया, हाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिगेंड के नाम, ये 2 लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड का पहला नाम क्या आएगा, क्लोरीन और N, तो C पहले आता है, तो डाई कैपिटल में, क्लोरी, ठीक है। क्या आएगा, लिगेंड है, लिगेंड का नाम आएगा तो क्लोरिडो, ठीक है, लिगेंड के अंदर है। फिर इसका आ जाएगा विस इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। अब आएगा सेंट्रल एटम का नाम, पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो, 1 + 2 - 1 + 2 0 = 1, ये दे रखा है, तो x बराबर 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ 3। अब स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद अब इसका नाम क्या है, आयन, तो आयन, ये देखो। और क्वेश्चन देखो, CrH2O for Cl2, ठीक है, Cl.2H2O, ये कैसा नाम आ गया, ये भी नाम है भाई, ऐसे इंसान भी रहते हैं लोग। देखो इसका नाम पहले आएगा, क्या आएगा पहले, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। अब इसका नाम यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही आएगी। अब फिर स्पेस दो, क्लोराइड, फिर अब जाए क्लोराइड हो गया है, अब डाई हाइड्रेट लिखो, या फिर कोई लोग 2 वाटर भी लिखते हैं, ऐसे 2 ऐसे वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख लो। अब कुछ अलग करते हैं, थोड़ा अलग से नाम से आएगा, ये क्या आ गया, इसको ब्रिज बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम कैसे होगा देखो, सीधा यहीं से शुरू करो, कितने हैं, 5 है, पेंटा, क्या आ जाएगा, अमाइन आ जाएगा, क्रोमियम, यहाँ पर ऑब्वियसली ये माइनस में है तो प्लस में, तो क्रोमेट नहीं आएगा, क्रोमियम आएगा, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। अब इसको मैं डैश का डैश करूँगा और ब्रिज के लिए म्यू लिखूँगा, फिर ओवेंस का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। अब क्या आएगा, ये आएगा पेंटा, साथ में ये स्पेस नहीं है, पेंटा अमाइन, ठीक है। क्रोमियम का क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेट, फिर स्पेस देंगे, फिर क्लोरीन का क्लोराइड, ये हो गया है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन निकालते हैं, 5 × 0, यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, प्लस क्रोमियम निकालना x, प्लस OH का कितना होता है, -1, प्लस
क्रोमियम कितना x निकालना है प्लस 5 NH3 का 0 प्लस Cl कितना है यहाँ पर 5 है, ये 5 Cl का -1 इक्वल टू 0। तो x क्या वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 डाल दो, यहाँ पर भी डालो, यहाँ पर भी डालो, ये नाम हो गया। और मान लो जितने ब्रिज होते हैं, मान लो एक और इस पर जुड़ा हुआ था, जैसे NH ऐसे जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी म्यू आता और अल्फ़ाबेटिक कौन फैलाया था, तो दोनों के आगे म्यू हाइड्रोक्साइडो फिर म्यू ये इसका नाम जो भी है, तो ऐसे आता। टेलर डिस्टॉर्शन, यह नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में होता है पहली चीज़, ठीक है। और ये होता है ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। और इस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है तब क्या होता है, इसकी एक तो एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, दूसरी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री वो भी कम हो जाती है, दोनों ही सिमेट्री और एनर्जी दोनों ही कम हो जाती है। किसकी वजह से, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये किस में होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में होता है और ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन होता है। अब देखते हैं ये ऑक्टाहेड्रल ये होता है इसका, ठीक है। ये हो गया लिगेंड, ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये सेंट्रल, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। ये हो गया एक्सियल, ठीक है। और ये हो गया है इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल। अब इसमें क्या होता है, जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ बराबर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। अब डिस्टॉर्शन कैसे होगा, जेड इन डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब मान लें जेड इन, ठीक है, जेड इन डिस्टॉर्शन कैसे होता है, जब एक्सियल लेंथ है ना, एक्सियल लेंथ कम हो जाती है इक्वेटोरियल से, और जेड आउट डिस्टॉर्शन तब होता है जब जो एक्सियल लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है इक्वेटोरियल से। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाले सब सेम रहेंगे, जो एक्सियल लेंथ है ये वाली कम हो जाएगी, मतलब छोटी हो गई है, बाकी वाला सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एक्सियल लेंथ ये वाली होती है ये ज़्यादा हो गई है, बाकी वाले सेम रहेंगे, ये लिगेंड। तो इसको जेड इन डिस्टॉर्शन और जेड आउट डिस्टॉर्शन बोला जाता है। अब देखो, जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है ये होता क्यों, कारण क्या है इसका, ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और फिर इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में ये जो इम्पोर्टेंट है, जो सेंट्रल मैटर होता है, एक तो ऑक्टाहेड्रल, ये यहाँ लिख दो, टेट्राहेड्रल हो सकता है और ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है वो स्प्लिट होता है, एक तो T2 में और होता है E में। और ऑक्टाहेड्रल होता है, ये होता है T2G का मतलब होता है जीरेड, और ये हो गया G मतलब जीरेड, ठीक है। अब ये वाला T2 वाला क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो जाए वीक, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये वाला हो जाएगा वीक और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये चार्ट हमेशा ही माइंड में रखो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो कि कोई मान लो टेट्राहेड्रल एटम है, ठीक है, उसमें ई वाली पोजीशन है, तो उसमें डिस्टॉर्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, तो होगा वीक। और T2 में डिस्टॉर्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सेम ऑक्टाहेड्रल में भी पूछा जा सकता है। अब देखो कैसे होता है, याद करने की ट्रिक बता दो कि वैसे तो कन्फ्यूजन होगा। टेट्राहेड्रल में T आ रहा है और T2 में भी T आ रहा है, स्ट्रॉन्ग में भी T आ रहा है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल
T2 और फिर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग करोगे तो यहाँ वीक करोगे, फिर इसमें जस्ट उल्टा, या फिर वीक लिख दोगे फिर स्ट्रॉन्ग कर देना, या फिर साइड में स्ट्रॉन्ग आएंगे, बीच में आएंगे वीक। स्ट्रॉन्ग हमेशा ही पोजीशन कौन से लेते हैं, कोई मान लो ये इलाका है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंसानों को खड़ा किया जाएगा और बीच में वीक होते हैं। बॉर्डर पर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये याद रख दो ऐसे। अब हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल के लिए देखते हैं कि कौन सा शो करेगा नहीं करेगा। पहला तो ट्रिक बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे भरा जाता है। ये क्या होता है, T2G होता है और ये होता है EG, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसमें भरूं तो ये Z इन आएगा हमेशा ही, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो अगर वो यहाँ पर आए लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये Z आउट होगा, ठीक है। और इन दोनों में अगर आए तो कुछ भी नहीं होगा, यानी डिस्टॉर्शन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा। और जो बचा ये बचा है तो इसमें भी Z इन आ चुका है तो बचा क्या है, Z आउट बचेगा, तो ये Z आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड बाय दिस चार्ट, लेट्स से D1। तो इसके लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा कि नहीं करेगा अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D1 में आता है। तो इसके लिए ये बनाओ T2G, ये EG। इलेक्ट्रॉन का एक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा, ठीक है, बिल्कुल शो करेगा, तो यहाँ पर करेक्ट। और यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सा होता है, Z इन होता है, बता रखा है, तो यह Z इन आएगा, ठीक है। और सेम इसमें भी लो स्पिन में भी यही हो जाएगा, जॉन टेलर और सेम आएगा इन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, D1 to D3, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा जो हाई स्पिन लिगेंड और लो स्पिन लिगेंड दोनों के लिए सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दोनों के लिए सेम होगा D1 से D3 तक। तो आगे क्या होगा देखो, अब देखते हैं D5 में। D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे भरोगे, ये EG, ये T2G, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3। अगर हाई स्पिन है तो 4 और 5 इस तरीके से भरे जाएंगे। और लो स्पिन होगा तो इसमें 1 2 3 भरा जाएगा। अब ये मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। अब देखो इस केस में ये था वीक लिगेंड मतलब हाई स्पिन था, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भराया गया, 5वां D5 में, यहाँ भराया गया। और यहाँ आने पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करता है, ठीक है। D5 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करता है अगर लिगेंड वीक है, यानी कि हाई स्पिन में तो शो नहीं करता है। अब लो स्पिन में देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यूँ आएगा और 5वां इलेक्ट्रॉन यूँ आएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो लो स्पिन होता है, ठीक है। तो अब इसको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भराया गया है, इसमें भराया गया है। और इसमें क्या होता है, Z आउट होता है, यानी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा और Z आउट शो करेगा लो स्पिन। जबकि हाई स्पिन में क्या आया था, देखो यहाँ पर कोई स्पिन शो नहीं कर रहा था और ये स्पिन शो कर रहा है। अब देखते हैं D7 के लिए, ठीक है। D7 के लिए अगर हाई स्पिन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो क्या होता है, Z आउट होता है, ठीक है। और हाई स्पिन में देखो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं लो, ये देखो 1 2 3, अब ऊपर नहीं जाएगा, 4 5 6 हो गया। अब 7वां यहाँ आएगा, तो 7वां यहाँ आता है तो क्या कौन होता है, Z आउट होता है, तो ये शो करेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और देखो एग्जांपल D9 का देखते हैं, अगर हाई स्पिन है तो
1 2 3 4 5, नहीं 1 सेकेंड, 3 हो गया, फिर 4 5, फिर 6 7 8 और 9, यहाँ पर आ रहा है तो जेड आउट होगा। और अगर लो स्पिन है, लो स्पिन है तो क्या होगा देखो, 1 2 3 4 5, ऐसे भरा जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं भरा जाता है, यहाँ गड़बड़ करोगे, 3 भरोगे, फिर यहीं 4 5 6 भर दोगे, फिर 7, फिर 8, एक एक भरोगे, इसमें फिर वापस नहीं होगा, ठीक है, फिर ये 9 आएगा ऐसे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया है और यहाँ आता है तो क्या आता है, जेड आउट। एक और देख लो D8 का, कन्फ्यूज़न हो जाए तो, अगर हाई स्पिन में देखा जाए तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आता है, यहाँ है तो क्या होता है, कोई जॉन डिस्टॉर्शन शो नहीं होगा। अगर लो स्पिन में देखा जाए तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब इसमें ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाता है, यहाँ भरा जाता है तो क्या होता है, कोई स्पिन शो नहीं होता है, तो इसमें भी कोई स्पिन शो नहीं है, स्पिन नहीं, जॉन डिस्टॉर्शन शो नहीं होगा, ठीक है।